नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना का अगला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछले वीडियोस में हमने यह जाना कि हाशियाकरण से निपटने के लिए भारतीय संविधान ने क्या क्या हथियार उन तबकों को दे रखे हैं जो हाशियाकरण का शिकार हुए। इस कड़ी में हमने ये भी जाना कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान माना गया है, सभी को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमने अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में जो रिकमेंडेशंस हैं उसको भी हमने पढ़ा। इसके पश्चात हमने आरक्षण की नीति पर भी विचार किया, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका यह तर्क था कि वे लोग जो सदियों से शिक्षा और नई निपुणताओं से दूर रखे गए, किसी कारणवश उनको एक आरक्षण के माध्यम से हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो उस नीति को संविधान में लिखा गया, लाया गया और लागू किया गया। परंतु बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाने के साथ ही ये सारे अधिकार देश के हर नागरिक को मिल जाने चाहिए थे, परंतु फिर भी अज्ञानतावश समझ लीजिए या कुछ लोगों का स्वार्थ समझ लीजिए, सभी लोगों को समान न्याय, समान अधिकार नहीं मिले और कुछ लोग जो हाशिए पर थे वो हाशिए पर ही रहे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। आप देखिए 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात भी 1989 में एक नया अधिनियम बनाना पड़ा। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूचियां प्रत्येक प्रदेश सरकार अपने तरीके से बनाती है। जो जातियां किसी एक प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति का हिस्सा होती हैं वो शायद दूसरी में ना भी हों, वो साझी भी हो सकती हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो 1989 आया, उसके पीछे क्या कारण रहे उस पर हम चर्चा करेंगे। यह कानून आपकी पुस्तक में लिखा गया है, यह कानून 1989 में दलितों और अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। मैंने पहले भी बताया था कि संविधान बनाने के बाद भी देश में सरकारें कुछ समितियां बनाती हैं, उनके माध्यम से या कुछ दबाव समूहों के माध्यम से जो सिफारिशें आती हैं उससे नए कानून भी अस्तित्व में आते हैं। तो 1989 में दलितों एवं अन्य समुदायों की मांग पर यह एक नया कानून अस्तित्व में आया। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो दलित समुदाय के लोग थे, जो आदिवासी थे, उनके साथ कहीं ना कहीं समाज के कुछ हिस्सों में भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा था। और इसी में लिखा गया कि ये हो तो पुराने समय से रहा था, परंतु 70 के दशक 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत से आग्रही दलित संगठन सामने आए। ऐसे संगठन सामने आए जिन्होंने अपने हकों के लिए आवाज उठाई, मतलब सरकार को चेताया कि आपने संविधान में हमें भी वही मौलिक अधिकार दिए हैं जो किसी अन्य वर्ग को दिए हैं, तो उन मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जाए और हमें भी हमारे मौलिक अधिकार दिए जाएं। और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। मतलब जातियों के लिए काम बांट दिए गए थे। समाज में जो लोग गंदगी उठाने का काम करते थे या कुछ ऐसे काम करते थे जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करने पड़ते थे। उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ने या कोई नई निपुणता सीखने का अधिकार नहीं था, जो समाज द्वारा नहीं दिया जा रहा था, जबकि कानून ने सबको बराबर के अधिकार दे रखे थे, संविधान ने सबको बराबर के अधिकार दे रखे थे। तो इसके लिए संगठनों को अपनी बात बार बार सरकारों तक, प्रशासन तक पहुंचानी पड़ी और सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए और उन्हें बताया कि छुआछूत अभी भी जारी है। आपने संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार तो छुआछूत का उन्मूलन कर दिया, परंतु समाज में जागरूकता की कमी थी, अनपढ़ता थी, कुछ पुरानी सोच के लोग थे, कुछ लोगों के स्वार्थ थे, पर अभी भी उन्होंने इन पुरानी जो कुरीतियां थी उनको चला के रखा हुआ था। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची
बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। और उसके बाद आदिवासियों ने भी अपने आप को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने ना केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। यह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आदिवासियों की जमीनें, जो उनके घर थे, वो मूल निवासी थे, उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा था। और उसके बाद जो अपराध लोग दलित समुदायों के साथ या इन आदिवासियों के साथ या समाज के शोषित वर्ग के साथ करते थे, उनकी जब लिस्ट बनाई गई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक थे कि उनके बारे में सोचकर दिल दहल जाता है। इस कानून में ना केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया, बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। और जब यह कानून अस्तित्व में आया, इस कानून ने कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई। मतलब जो अपराध दलित समुदाय के लोगों के साथ बिना किसी कारण के होते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जाति अलग होती थी, तो जो हम हाशियाकरण पढ़ रहे हैं वो इसलिए हाशियाकरण का शिकार हुए क्योंकि उनके रीति रिवाज कुछ अलग थे, उनके काम धंधे कुछ अलग थे। तो ये कोई कारण नहीं था जिसको, इस तरह के कारणों को संविधान ने निरस्त किया है। उन्होंने सबको बराबर माना है, चाहे आपकी कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी रंग हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो ये जो जब अधिनियम अस्तित्व में आया तो इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो क्या क्या जो कुकृत्य करते थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य, ना खाई जा सकने वाली वस्तु या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते थे। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो यह दंडनीय अपराध है, उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं और उसे घुमाते हैं या उसके चेहरे पर रंग या उसके देह पर कुछ रंग वगैरह लगा देते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। इस तरह का कार्यकर्ता भी यदि कोई पाया जाएगा, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ, तो वो इस अधिनियम के अनुसार सजा पाएगा। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी बनाई गई जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया गया। मतलब जो संसाधन उनके पास थे उनसे भी उनको जबरदस्ती वंचित किया गया। और इसमें भी इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम धोखे से स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। मतलब सरकारें इन वर्गों को अपने उत्थान के लिए कई बार जमीनें भी आवंटित करती थी, परंतु कुछ लोग बाहुबली या फिर अपने सत्ता का, अपनी ताकत का प्रयोग करके इनको अपनी जमीन से वंचित कर देते थे। तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान इसमें किया गया। और एक अन्य हम पढ़ेंगे, एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करते हैं, उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। मतलब अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला के साथ ऐसा कुकृत्य होता है तो वो साधारण कानून से या साधारण से अधिक जघन्य माना जाएगा, क्योंकि ऐसा माना गया कि यह वर्ग तो पहले ही शोषित रहा, हाशिया पे रहा। तो अगर उनके साथ उसके बावजूद भी कुछ गलत होता है तो उसे कानून के अंतर्गत सजा मिलेगी। तो बच्चों, ये जो सजाएं लिखी गई जिन कामों के लिए, तो इनको पढ़ के ये लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी उस बारे में चर्चा हुई। और ये चीजें समाज में किसी न किसी हिस्से में होती रही होंगी, चाहे हमने उनको देखा या अनुभव किया या नहीं किया, परंतु कहीं ना कहीं ये हुई होंगी, तभी वो इस कानून का हिस्सा बने। तो ये था जो अभी हमने पढ़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम